हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी क्लास में। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज की यूनिट नंबर 3.3 पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 3.1 और 3.2 के टॉपिक्स को नहीं क्लियर किया है तो आप सबसे पहले उनको क्लियर कर लें। क्लियर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से पहले उनको पढ़ लें, उसके बाद इसे पढ़ें तो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट नंबर 3.3 में हमें कौन कौन से टॉपिक मिले हैं और उन पे हमें क्या परिचर्चा करनी है। तो पहला हमारा टॉपिक है टीकाकरण। टीकाकरण के विषय में आप सभी लोगों ने कुछ न कुछ सुन रखा होगा और अधिकतर लोग जानते भी होंगे, फिर भी हम लोग इस पर थोड़ी तो परिचर्चा करेंगे ही। देखिए, टीकाकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब ये टीकाकरण जो किया जाता है वो नवजात शिशुओं के इम्यूनिटी सिस्टम को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो माता द्वारा नवजात शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है वो एक निश्चित अवधि और एक निश्चित लिमिट तक ही होती है। क्योंकि आजकल संक्रामक रोगों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से नवजात शिशुओं का टीकाकरण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो देखिए क्या है कि नवजात शिशुओं में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए जन्म के पश्चात या जन्म के तुरंत पश्चात नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया जाता है। इसके बाद कुछ सप्ताह एवं कुछ माह के बाद भी पुनः टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि टीके जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 सप्ताह के बाद लगाए जाते हैं, और कुछ टीके ऐसे होते हैं जो 6 महीने के बाद या 1-2 वर्षों के बाद लगाए जाते हैं। अब इन टीकों का लगाना मुख्य रूप से इनका ये उद्देश्य होता है कि जो नवजात शिशु है वो जितने भी संक्रामक रोग हैं, चाहे वो काली खांसी हो, तपेदिक हो या किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग हैं, उनसे उनकी सुरक्षा करें। टीकों के प्रभाव से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वो संक्रामक रोगों की चपेट में नहीं आ पाता है। इसके बाद है कि नवजात शिशु में माता द्वारा दी गई प्रतिरोधक क्षमता। नवजात शिशु जो होते हैं उन्हें माताओं द्वारा भी कुछ प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है, परंतु वो प्रतिरोधक क्षमता कुछ स्तर और कुछ समय तक ही रहती है, यानी कुछ स्तर और कुछ समय तक ही रहती है, परंतु शिशुओं को संक्रामक रोगों का खतरा तो अधिक समय तक रहता है। तो फिर अधिक समय तक उनकी संक्रामक रोगों से सुरक्षा करने के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है। तो ये तो हो गया टीकाकरण। टीकाकरण में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इसके विषय में जानते ही थे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्राथमिक सहायता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एड। सभी लोगों ने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड किट। वास्तव में फर्स्ट एड क्या होता है, जैसा हिंदी में कहा गया है प्राथमिक सहायता, या हम लोग कह सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एड क्या है। तो फर्स्ट एड जानने से पहले हम लोग एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि अलग अलग दुर्घटनाओं के लिए अलग अलग प्राथमिक चिकित्साएं होंगी। जैसे कि अगर कोई जल जाता है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा अलग होगी, किसी को लू लग जाती है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा अलग होगी, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा अलग होगी, किसी के कान में कोई कीड़ा या कोई वस्तु चली जाती है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा अलग होगी, या किसी को धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा अलग होगी, या किसी के नाक से रक्तस्राव होता है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा अलग होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है या इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, दुर्घटना के तुरंत बाद जो भी हमारे पास मौजूदा स्थिति में उपकरण हैं उनके द्वारा दी गई सहायता को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सहायता। क्या कहेंगे, दुर्घटना के तुरंत बाद उपलब्ध सामग्री से
जो भी हम लोग सहायता देते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक सहायता। आप एक बार नोट कर लिया इसको कि दुर्घटना के तुरंत बाद दी गई पहली सहायता या उपस्थित सामग्री द्वारा दी गई सहायता को प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता या फिर फर्स्ट एड कहते हैं। अब इसको देखिए, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं एवं उनके लिए प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा। तो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा भी अलग अलग होगी। तो हम इन पर डिटेल में बात करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाओं को हमने लिख लिया है और इनके लिए जो भी हम प्राथमिक सहायता यूज करने वाले हैं वो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो पहला है नाक से रक्तस्राव होने पर प्राथमिक चिकित्सा। तो यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसके नाक से रक्तस्राव हो रहा है तो उसके लिए हम लोग प्राथमिक सहायता के तौर पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस बच्चे के नाक से रक्तस्राव हो रहा है, यदि उसने अपना सर आगे की ओर करके रखा है तो हम उसका सर जो है ऊपर की ओर कर लेंगे जिससे कि रक्तस्राव कम हो जाए। दूसरी बात यह है कि उसकी नाक पर हम लोग ठंडे पानी के छींटे मारेंगे। 2 पॉइंट हो गए, आप लोग जो है धीरे धीरे समझिएगा। तो एक हमने क्या किया, अगर उसने सर आगे की ओर किया हुआ था तो हमने उसका सर पीछे की ओर यानी ऊपर की ओर कर दिया। दूसरा ये है कि हमने उसकी नाक पर धीरे धीरे पानी के छींटे मारे, ठंडे पानी के छींटे मारे। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसकी जो नाक होती है, नाक का जो सख्त भाग होता है उसको बहुत ही आराम से और स्थिरता से पकड़ सकते हैं, यानी पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी नाक में जो है रक्तस्राव हो रहा है और आप मार जो है उसकी नाक दबाए चलाए दे रहे हैं, तो इससे उसको तकलीफ होगी। अगली चीज क्या है कि उसको आप सलाह दें कि वो जो भी श्वसन क्रिया है वो नाक से ना करे, मुंह से करे, यानी कि उसके मुंह को खुला रखें और मुंह को श्वास लेने के लिए उपयोग करने को कहें। इतना करने के बाद आप उसको चिकित्सक के पास ले जाएं यदि स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है। तो आपको 3 से 4 चीजें करनी है इस स्थिति में, जिस स्थिति में किसी भी बच्चे के नाक से अगर रक्तस्राव हो रहा है। उसके बाद आते हैं धुएं से श्वास अवरोध होने पर। तो अगर कोई बालक ऐसा है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको श्वास अवरोध हो गया है अत्यधिक धुएं के कारण, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इस स्थिति में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास गीली तौलिया है या गीला रूमाल है या फिर तौलिया है तो उसको भिगो के उसके नाक पर रख दें और तब उससे कहें कि वो उसकी सहायता से श्वास ले, ताकि उसको श्वास लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो और जल्द ही उसे किसी खुले स्थान पर ले जाएं। तो इस स्थिति में प्राथमिक सहायता के तौर पर आप ये केवल 2 ही चीजें कर सकते हैं। फिर है अगर नाक से अन्य वस्तुएं निकलने लगे, यानी ब्लड के अतिरिक्त अगर कुछ अजीब सी वस्तुएं निकलती हैं, तो सबसे पहले उस बच्चे को आप पेट के बल लिटाएंगे और उसके बाद सॉरी गर्दन के पीछे मारने धीरे धीरे थपथपाएंगे ताकि जो भी दिक्कतें हैं या जो भी नाक से निकल रहा है वो आसानी से निकल सके। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसे तेज 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 नाक छिड़कने के लिए कहिए, यानी उसे कहिए कि जोर लगा के नाक को छींके ताकि जो भी उसमें फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद आते हैं कान में कोई वस्तु फंस जाने पर। अगर किसी व्यक्ति के कान में कोई वस्तु फंस गई है तो फिर आप कभी भी उंगली डालकर या फिर कोई नुकीली वस्तु डालकर उसको निकालने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से दिक्कतें हो सकती हैं। आप क्या कर सकते हैं, प्राथमिक सहायता के तौर पर उसके कान में पानी डालें और पानी डालने के बाद जिस कान में कोई वस्तु या कोई कीड़ा घुस गया है उसी के भर लेटने को कहे, यानी उसी साइड में जब वो लेटेगा तो पानी के साथ वो वस्तु बाहर आ सकती है। अगर वो बाहर आ जाती है तब तो ठीक है,
यदि वो बाहर नहीं आ पाती है तो तुरंत उसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद है हड्डी टूटने पर। कभी कभी किसी विषम परिस्थिति के कारण व्यक्ति की यदि हड्डी टूट जाती है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक सहायता के तौर पर आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि उसका रक्त स्राव हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें। दूसरी बात, उसके पैर को, अगर पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी टूटी है तो उसे हिलाए डुलाए नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दें और तुरंत जल्द से जल्द उसको चिकित्सक के पास तक पहुंचाएं। उसके बाद अगला आता है जलने पर। यदि कोई व्यक्ति जल जाता है, किसी तरीके से जल जाता है, तो फिर प्राथमिक सहायता के तौर पर आप लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये जान लें कि कोई व्यक्ति जलता है तो जलने की कई कंडीशन होती है। एक तो बिल्कुल झुलस गया, एक तो फफोले पड़ गए, और एक ऐसी स्थिति होती है कि ज्यादा जला नहीं है, बस लाल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जलने की 3 कंडीशन हो सकती है कि या तो लाल हो जाए, या तो फफोले पड़ जाए, या तो झुलस जाए। तो अगर सिर्फ लाल हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसको आप कुछ समय के लिए ठंडे पानी से धुलें। प्राथमिक सहायता के तौर पर आप उसे कुछ समय के लिए ठंडे पानी से धुलें। लेकिन यदि फफोले पड़ गए हैं या फिर झुलस गया है तो ऐसी स्थिति में उसको आप 1 से 2 घंटे के लिए ठंडे पानी में रखें। यानी अगर पैर में कहीं झुलस गया है तो बाल्टी में ठंडा पानी लें और उसमें 1 से 2 घंटे के लिए उसमें रख दें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर फफोले पड़ गए हैं तो उनको फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको फोड़ने का प्रयास ना करें। इससे स्थिति और भी अधिक गंभीर हो सकती है। और अगली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि किसी कारणवश अगर कोई कपड़ा जले हुए भाग में चिपक गया है तो उसे हटाने का प्रयास ना करें, इससे भी परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। तो जलने पर आपको प्राथमिक सहायता के तौर पे इन सभी वस्तुओं का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला पॉइंट हमारा है लू लगना। सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी या सूर्य की गर्मी गर्मियों के मौसम में जब डायरेक्ट हमारे शरीर के संपर्क में आ जाती है तो ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको हम लोग लू कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को लू लग गई है उसे सर्वप्रथम किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं। दूसरी बात, अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो सबसे पहले उनको ढीला करें। अगली बात, ठंडे पानी से उसके हाथ और पैर धुलें और ठंडे पानी या बर्फ के पानी से उसको पट्टी करें, यानी सिर पे पट्टी या हाथ पैर में पट्टी से पोंछें। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको पीने के लिए नमक का पानी दें। तो इन सब चीजों को आप प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर यूज कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति को लू लग जाए। उसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट आता है मिर्गी। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के तौर पे आप लोग क्या कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मिर्गी की बीमारी है या मिर्गी के दौरे उसको पड़ते हैं तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको आग से, नुकीले पत्थरों से, तालाब या नदी से या फिर अत्यधिक ऊंचे स्थानों से दूर रखें, क्योंकि मिर्गी का दौरा कभी भी आ सकता है। और जब मिर्गी का दौरा आता है तो व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है। अगर वो आग के पास बैठा है तो हो सकता है आग में घुस जाए, तालाब के किनारे बैठा है तो हो सकता है तालाब में चला जाए, ऊंचाई पे बैठा है तो हो सकता है वहां से नीचे गिर जाए। तो इस तरीके से उसकी जान भी जोखिम में आ सकती है। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरीके के पेशेंट को इन सभी वस्तुओं से दूर रखें या इन सभी चीजों से दूर रखें। दूसरी बात यह है कि अगर उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया तो फिर आप उसे बीच में रोकने का प्रयास ना करें,
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मिर्गी का दौरा अगर एक बार पड़ गया तो जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। तो ऐसी स्थिति में उसे बीच में रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें। एक काम कर सकते हैं, यदि दौरे के दौरान उसे मुंह से झाग, लार या फिर उल्टी हो रही है तो आप उसकी गर्दन को एक साइड में कर दें। अगला ये है कि वहां पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ एकत्रित ना होने दें। तो मिर्गी के लिए आप इतना प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर कर सकते हैं। उसके बाद जब वो शांत हो जाए या ये कह लें कि एकदम संतुलन में आ जाए तो उसे आराम करने के लिए भेज दें। तो ये हमारा हो गया टीकाकरण और प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता, जिसको हम लोग इम्यूनाइजेशन और फर्स्ट एड कहते हैं। तो इसको एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं कि नवजात शिशुओं में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है और इसके लिए जन्म के पश्चात उन्हें टीका लगाया जाता है। इसके बाद कुछ सप्ताह एवं कुछ माह के बाद भी उन्हें टीका लगाया जाता है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। नवजात शिशुओं में माता द्वारा प्रतिरोधक क्षमता कुछ स्तर और कुछ समय तक ही रहती है, इसीलिए हम लोग टीकाकरण लगाते हैं कि उसकी अवधि बढ़ सके और उसका स्तर भी बढ़ सके ताकि वो आने वाले दिनों में भी संक्रामक रोगों से सुरक्षित रह सके। उसके बाद आते हैं प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड पर। तो दुर्घटना के तुरंत बाद उपलब्ध सामग्री की सहायता से जो हम सहायता देते हैं या उपलब्ध सामग्री की मदद से जो हम सहायता देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा। और ये कितने प्रकार की होती है, या होती है जैसे नाक से रक्तस्राव होने लगे तो उस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या दे सकते हैं आप। सबसे पहले उसके सिर को ऊपर की ओर करें यानी पीछे की ओर कर दें। दूसरा ये है कि नाक पर ठंडे पानी की छींटे मारें। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सबसे जरूरी ये है कि आप उससे ये कहें कि वो नाक से सांस ना ले, मुंह से सांस ले और नाक को जैसे छीनकने का प्रयास ना करे यानी नाक बाहर निकालने का प्रयास ना करे, क्योंकि ऐसी स्थिति में रक्तस्राव बढ़ सकता है। और नाक को तेजी से दबाए नहीं, अगर पकड़ना ही है तो सख्त भाग को बहुत ही सावधानी पूर्वक या हल्के हाथों से पकड़े। उसके बाद है धुएं में श्वास अगर अवरोध हो जाता है तो गीले तौलिए को मुंह पे रखें और श्वास लेने को कहें, बाद में उसे किसी खुले स्थान पर ले जाएं। फिर आता है नाक से अगर कोई वस्तु निकल रही है तो इसके लिए उसको पेट के बल लिटाना है और नाक आगे की ओर रखना है और गले के पीछे गर्दन के पीछे यहाँ पर धीरे धीरे से थपथपाना है, जिससे कि जो भी असामान्य वस्तुएं निकल रही हैं वो निकल जाए। फिर है अगर कान में कोई वस्तु फंस जाए तो कान में कोई वस्तु फंस जाने पर आपको करना यह है कि आपको उंगली नहीं डालनी है, कोई नुकीली चीज नहीं डालनी है। उसमें डालना क्या है, पानी। और जिस कान में कोई वस्तु गई है उसी की साइड में आपको लेट जाना है और लेटने के बाद पानी के साथ अगर वो निकलता है तो ठीक, और अगर नहीं निकलता है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसके बाद है हड्डी टूट जाने पर, अगर हड्डी टूट गई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो है अगर खून बह रहा है तो खून को रोकेंगे और अगर खून नहीं बह रहा है तब भी आप उसको ज्यादा हिलाने डुलाने का यानी चेक करने का प्रयास नहीं करेंगे कि क्या टूटा है क्या बचा है, आप सीधे उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर है जलने पर, तो जलने में 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो सिर्फ लाल हुआ है, एक फफोले पड़ गए और तीसरा झुलस गया है। अगर लाल हुआ है तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ उसको ठंडे पानी से धुल लेंगे, लेकिन अगर फफोले या झुलस गया है तो ऐसी परिस्थितियों में उसको ठंडे पानी से लगभग 1 से 2 घंटे तक उसी ठंडे पानी में ही उसको रखेंगे। और अगर फफोले पड़ गए हैं तो उन्हें कतई फोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि झुलसने में कोई चीज चिपक गई है तो उसे भी अलग करने का प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद आता है लू लगना, यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो प्राथमिक सहायता के तौर पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले उसे ठंडे स्थान पे ले जाना है। अगर उसने टाइट वस्त्र पहने हैं तो उन्हें ढीला करना है और उसके बाद उसको पीने के लिए नमक का पानी देना है और प्लस उसके जो भी हाथ पैर हैं उन्हें ठंडे पानी से धुलना है और सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखनी है। उसके बाद अगर मिर्गी का दौरा आ जाता है तो उसे सबसे पहले तो उसके पास से जो भी अगर आग है या ऐसी कोई वस्तुएं हैं, नुकीले पत्थर वगैरह है या ऊंचाई स्थान पर है तो उनसे उसे दूर करना है। और उसके बाद करना है ये आपको कि अगर उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है तो आप बीच में उसे रोकने का प्रयास या नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
अगर वहां भीड़ भाड़ है तो भीड़ भाड़ को हटा देंगे। अगर वो उल्टी करता है या झाग या लार इत्यादि निकालता है तो हम उसकी गर्दन को एक साइड में झुका देंगे। ये सब करने के बाद जब वो सामान्य अवस्था में हो जाए तो उसे आप आराम से बिठाकर आराम करने के लिए कह सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट नंबर 3.4 के साथ, और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो रही होगी और कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको जैसे ही हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू क्लास।